मेरी वॉइस आ रही है? जब आ रही है तो फटाफट चैट कर दो। ओके, कि आवाज आ रही है। तो जो आज का टाइटल है वो मैंने रखा है रणनीति सक्सेस, क्योंकि आप लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अदर देन नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? तो सक्सेस है, सब लोग एक ही वर्ड यूज करें ना कि सक्सेस, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे वो टीजीडी पीजीडी के लिए हो, और चाहे आपके हो 12th बोर्ड के लिए हो। 12th बोर्ड पास हो गया तो आपको सक्सेस मिल गई, जिसका आईएएस क्वालिफाई हो गया उसे सक्सेस मिल गई। ये जो सक्सेस है इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको गेन करने का जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो एग्जैक्टली होती क्या है? आप लोग सभी लोग बोलते हैं सर लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई बोलेगा 10 घंटे पढ़ते हैं, वो तो सब करते हैं। जो भी सीरियस बच्चा होगा, जो बेसिकली अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, जिसका ड्रीम क्लियर होगा, जिसका गोल क्लियर होगा, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज उस पर्टिकुलर नीति की या रणनीति की जो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो आपको पता है कि आपका टाइम पीरियड फिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं स्पेशली उन बच्चों की जो आज नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो आज नीट की प्रिपरेशन करेंगे वो अल्टीमेटली इस 17th को, क्या करेंगे बोलो? इस 17th जुलाई को वो लोग एग्जाम देंगे, देंगे कि नहीं? 17 जुलाई को लोग एग्जाम देंगे, तो अभी से प्रिपेयर कर, कितने दिन बचे? ये जो स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो भी आप जिस पर्टिकुलर एम के लिए कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर गोल के लिए कर रहे हो, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो टीजीडी पीजीडी हो, और चाहे वो आईएएस पीजीडी, उन सारे के सारे एग्जाम का एक डेट तो फिक्स होगी ना, फलाने डेट को ये एग्जाम होगा। और जब वो डेट फिक्स हो जाती है तब आपकी जो कहना चाहिए कि एक्सरसाइज है वो और बढ़ जाती है, आपकी टेंशन क्या होती है और बढ़ जाती है। द लास्ट मंथ में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लास्ट डे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी का हिंदी में मतलब ही होता है रणनीति, है ना? तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्पेशली बात कर रहे हैं फॉर नीट, बिकॉज आई एम द बायो टीचर। तो मैं स्पेशली किसको पढ़ाता हूँ? 11th 12th फाउंडेशन को पढ़ाता हूँ, नीट एस्पायरेंट को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। और ये जो बच्चे होते हैं जस्ट 17-18 ग्रुप के होते हैं, तो इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और ये जो बच्चे होते हैं बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ टेंशन इनके दिमाग में होती है, और एक प्रेशर होता है इनके ऊपर उस पर्टिकुलर कंपटीशन को लेकर। तो आज उसी कंपटीशन के रेफरेंस में और उसकी स्ट्रेटजी के रेफरेंस में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो 17 जुलाई है, इस 17 जुलाई में एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या चाहिए, है ना? तो आप बताएंगे कि टोटल इस पर्टिकुलर नीट एग्जाम के लिए, जो नीट एग्जाम है, इस नीट एग्जाम के लिए जो आपके सब्जेक्ट हैं और जो आपकी चैप्टर्स हैं वो कितने हैं? अगर हम पूरे ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन होंगे 180, है ना? और यहाँ पे टोटल चैप्टर्स कितने? 96 टू 98 चैप्टर्स हैं, है ना? हम बात कर रहे हैं आज से, अगर वो बच्चा आज नीट की प्रिपरेशन कर तो रहा है वो 11th से, जैसे आप लोगों में 11th से कर रहे हैं प्रिपरेशन, है ना? 11th फाउंडेशन पढ़ा, 12th फाउंडेशन में आप हैं, या वो बच्चे जो ऑलरेडी एक साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब तो उनके पास एक ही महीना बचा, लेस देन 1 मंथ बचे। आपके पास नियर अबाउट जो डेज बचे हैं वो तो आपके पास केवल 29 डेज बचे हैं, और इस 29 डेज में आपको चैप्टर कितने कंप्लीट करने हैं? 96 टू 98 चैप्टर। करेंगे क्या आपसे? आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला एक काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप 11th और 12th, इस 11th और 12th क्लास के चैप्टर को सब्जेक्ट वाइज पहले कहीं नोट करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर 11th के कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 12th के कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, है ना? तो एक छोटा सा मैं भी एक होमवर्क कर लेता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, बेसिकली अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 15 चैप्टर है 11th में, और 12th में नियर अबाउट ये चैप्टर है 16।
केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर्स हैं कितने, लगभग 14, और यहाँ पे ये केमिस्ट्री में चैप्टर है 17, है ना। और अगर बायो की बात करें तो बायो के अंदर ये चैप्टर्स नियर अबाउट कितने 22, और इस 12 के अंदर इस बायो के जो चैप्टर्स हैं विच इज नियर अबाउट 14। तो इतने चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे मेनली पता होनी चाहिए कि हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एग्जैक्टली चैप्टर कितने। अब यहाँ पे रफली आप देखिए तो ये जो 29 डेज हैं, इस 29 डेज में इन सारे चैप्टर को नियर अबाउट 96 चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है कि ये जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, हम ये 29 डेज की बात कर रहे हैं, और अगर आप अभी 12th में हैं तो आप इसी को डेज यहाँ पे लिख सकते हैं नियर अबाउट। जैसे कि आप लोगों की बात करें जो 12th स्टूडेंट्स हैं या, तो उनके पास कितने डेज हैं, नियर अबाउट 365, है ना। वो बच्चे जो इस साल 11th में आएंगे उनके पास कितने डेज होंगे, 700 डेज। तो मेरा फोकस ये है कि वो बच्चे जो अभी एक महीने के कम समय में, अगर एक ही महीना अगर मान ले तो 1 मंथ में उनको नीट देना है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना अभी शुरू कर दें तो आप अपने इस अचीवमेंट को, आप अपने सक्सेस को इजीली गेन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आज बात कर, ये हमारा सबसे पहले इस चैप्टर को डिफाइन करने के बाद हमारा फोकस होना चाहिए इस पर्टिकुलर 180 क्वेश्चन में, कि इस 180 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा हमारे बायो के क्वेश्चन होते हैं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि पर डे यहाँ पे इस चैप्टर में से पर डे आपको, पर डे एटलीस्ट मिनिमम 3 चैप्टर्स को आपको फोकस करना है। एटलीस्ट मिनिमम 3 चैप्टर्स को फोकस करना है, 1 फ्रॉम द 11th एंड 1 फ्रॉम द 12th। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हम 12th को रिवाइज करेंगे देन 11th। मेरी बात समझ रहे हैं, पहले हम 12th को रिवाइज करेंगे देन 11th को। 12th को रिवीजन के लिए इसलिए मैंने बोला क्योंकि 12th आप अगर 12th बोर्ड स्टूडेंट्स भी होंगे तो आपके लिए इजी है, जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं 12th, क्योंकि उसमें समय नहीं लगेगा, अभी आपने पढ़ा। 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बिकॉज यू हैव जस्ट ओनली द एवरीडे, आपके पास 24 आवर्स हैं, और उन 24 आवर्स में आपको अपना काम करना है ना। तो सबसे पहले आप चैप्टर डिसाइड करो, उस चैप्टर के बाद इन चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है उनको फोकस करना है सबसे पहले। तो ये जो पर्टिकुलर पर डे 3 चैप्टर्स आपको लेना है, इन चैप्टर में सबसे पहले फिजिक्स की बात करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे, और उसके बाद बायो की बात करेंगे। मतलब एक एक चैप्टर इन तीनों में से आपको उठाना है, तब जाके आपका इस 29 डेज में अप्रोक्सीमेट 90 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। क्योंकि ये 96 चैप्टर में कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर जिनकी इंपॉर्टेंस लीस्ट है। वैसे तो सक्सेस और किसी कंपटीशन के लिए कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस में, है ना। मतलब पर्टिकुलर आपके कंपटीशन के लिए एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आप कह सकते हैं प्रायोरिटी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये चैप्टर लाइक एनिमल टिश्यू, लाइक प्लांट एनाटॉमी, ये थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनरल न्यूट्रिशन लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एनिमल फिजियोलॉजी को और प्लांट फिजियोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मॉर्फोलॉजी को और लोअर प्लांट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक बार बायोमोलिक्यूल्स छोड़ सकते हैं बायो में, एक बार आप प्लांट एनाटॉमी छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप वेव ऑप्टिक्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप साउंड वेव नहीं छोड़ सकते, आप मैकेनिक्स नहीं छोड़ सकते, आप मैग्नेटिज्म नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में एवरी डे, अगर हमारा टारगेट इस 90 डेज का है, 19 जुलाई को जो नीट का पेपर हो रहा है, उस नीट के पेपर की अगर बात करें तो ये नीट के पेपर में आपको अपने डेज फिक्स करके जो भी आपके डेज बचे हैं आपके पास है, 12th वाले हैं तो 350 नियर अबाउट, और 11th जो अपियर होंगे उनके पास नियर अबाउट 700 डेज हैं। उसी डेज के अकॉर्डिंग आप अपने को प्रिपेयर करेंगे कि पर डे मुझे कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, रिवाइज की बात की मैंने, पढ़ने की बात नहीं की, रिवीजन की बात की। और जब रिवीजन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो आपका रिवीजन का स्ट्रेटजी होती है कि आप रिवाइज करते हो, आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को जब रिवाइज करते हो तो आप एक तो करते हो बुक से, बीच में भी था एनसीईआरटी बुक, है ना,
या आप अपने नोट्स से। और दूसरा तरीका है, इसको रिवीजन करते हैं क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से आप रिवाइज करते हो। तीसरा है इंपॉर्टेंट कि आपके पास हर चैप्टर के कुछ फ्लो चार्ट्स होने चाहिए और कुछ शॉर्ट नोट होने चाहिए। अगर ये तीन तरीके से आप रिवीजन करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट होगी। और इसके लिए नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं आपने मार्क कर रखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो लोग बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि हमने कहीं ना कहीं बोला है कि इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये फला टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस तरीके से आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे, वो थोड़े से लिटिल बिट आइडियल की तरफ है ना, बिकॉज कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे परफेक्ट बनाते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि ये जो आप चैप्टर रिवाइज करोगे, इन चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका या तो आप एनसीईआरटी बुक उठाएं और उस चैप्टर को पढ़ें, प्रॉपरली कंसंट्रेट करके पढ़ें। यहाँ पे एक वर्ड आ गया कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन है, ये उन बच्चों की कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन है, उन बच्चों की जिनकी कंसंट्रेशन अच्छी है, जो कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, उनको कम समय में ज्यादा याद होता है। और कुछ बच्चे होते हैं दिन भर लगे रहते हैं, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी समझ में कुछ नहीं, फिर भी उनकी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन पे जोर देना पड़ेगा। आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे और उस कंसंट्रेशन के लिए आप जो भी करना चाहिए, चाहे वो आप सेपरेट स्टडी करना चाहें, छत पे जाना चाहें, बाहर जाना चाहें, कहीं भी, लेकिन आपको कंसंट्रेट करके रिवाइज करनी है। अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करना, बुक के थ्रू रिवाइज करना, बिकॉज वी आर जस्ट ओनली द 24 आवर्स। और उस 24 आवर्स में 3 चैप्टर्स पढ़ने, मेरी बात याद रखिएगा, जस्ट ओनली द 3 चैप्टर्स। वो चैप्टर्स आप सीक्वेंस वाइज लेंगे, सीरीज वाइज लेंगे, पहले 11 के तीनों, फिर आपके 12th, जब 11 पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप 12th का है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक, नोट्स पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, more and more important and easiest method for revision, for revise, क्या, क्वेश्चन बैंक। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक जो अभी तक आपने देखा नहीं है, जो अभी तक आपने उस बुक को छुआ नहीं है, उस पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन करेंगे। वो बुक नहीं जिसपे आपने पूरा चैप्टर का क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपने हर क्वेश्चन को मार्क कर रखा है, आंसर है, सब कुछ है, नहीं, उस बुक नहीं छूनी। आपको वो बुक स्टडी करनी है, वो बुक को चुना है, उस बुक को टच करना है जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने अपने क्वेश्चंस को टच नहीं किया। तो उस क्वेश्चन बैंक से आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। और एटलीस्ट फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर, अगर हम बायो की बात करें, 100 to 200 क्वेश्चंस आपको पर डे करने हैं, 100 to 200 क्वेश्चन इन बायोलॉजी। और केमिस्ट्री में 100 हो सकते हैं, और फिजिक्स के अंदर नियर अबाउट 50 to 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी आपने यूज की टू रिवाइज द चैप्टर, टू रिवाइज द सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। जो मेरी रणनीति है सक्सेस के लिए, वो एकदम परफेक्ट होगी। अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लें, कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा होगा, और जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आप मुझे याद करेंगे कि सर ने जो रणनीति बताई थी, जो सर ने मुझे पॉइंट्स बताए थे क्लास के अलावा, जो मैंने आपको उस दिन यूट्यूब पे मैंने जो आपको लाइव सेशन दिया था, उसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप भी उसको एक बार जरूर फॉलो करिए। मेरे हिसाब से आपको इसको फॉलो करना चाहिए, इसको अपने डेली रूटीन में इसको ला देना चाहिए। अब आते हैं बात नेक्स्ट की, फ्लो चार्ट्स की। ये जो फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट नोट है, ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो नॉर्मली पहले बोर्ड पर उस टॉपिक को लिटिल बिट एक्सप्लेन करता हूँ इन द शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट नोट्स। वही है आपकी स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन, चाहे वो एनिमल फिजियोलॉजी हो, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे वो जेनेटिक्स हो। जैसे मैंने आपको लास्ट टर्न पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कुछ डीएनए के बारे में फोकस किया था, कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रेटजी बताई थी, कुछ आपको एक सेंट्रल डोमा के बारे में बताया था। उसी तरीके के कुछ फ्लोचार्ट्स आपको मैंने साइटोलॉजी में भी पढ़ाया, आपको फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया, प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया और एनिमल फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया। तो यहाँ पे मेन चीज, इन तीनों के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपका ये काम क्या होना चाहिए कि एवरी डे आपको इस पर्टिकुलर दोनों 11th और 12th के चैप्टर्स में टोटल 96 to 98 है, इसमें आपको पर डे 3 चैप्टर को टच करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और एटलीस्ट मिनिमम ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको
क्वेश्चंस जरूर करने हैं। अगर आप इमेजिन करिए कि आपने 200 क्वेश्चन बायो में कर लिए और आपको 29 डेज आपके पास हैं, 200 into 29 डेज, रफली आप ये मान लें कि लगभग आपके पास कितने, अगर हम इसको 30 कंसीडर कर लें, 3 दूनी 6, लगभग 6000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। और अगर नहीं 200 मानते हैं तो लगभग 500 क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिए बायो के अंदर अभी इस जस्ट 1 मंथ में, नियर अबाउट 30 डेज के अंदर, सोचिए आपके कितने सारे डाउट रिमूव होंगे। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप को क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, परसेंटेज देंगे कि हमारे इस 200 क्वेश्चन में बायो में कितने परसेंट मार्क्स हैं, कितने परसेंट मार्क हैं, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सही हुए, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन सही हुए। ये आप अपने आप किसी ना किसी पेपर पे जरूर नोट करेंगे। आप क्वेश्चन जब करते हो तो वहां पे आप क्वेश्चन में नहीं टिक करेंगे, आप क्या करेंगे, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 50 का, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखे आंसर सामने लिखे, फिर आप इसको टैली करेंगे 50 में मेरे 10 गलत है, 25 गलत है। ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज करेंगे एवरी डे टिल 29 और 28 डेज तक, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सेम एनी अदर कॉम्पिटिशन, चाहे वो जीसीडी पीजीटी हो, चाहे वो आईएएस हो, आपका जो डे है, एग्जाम डेट है, वो तो फिक्स हो गई ना, तो आपको उसी एग्जाम डेट के आगे पीछे अपने आप की पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। और क्या करना है, कंसंट्रेट करना। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट करता है वो बहुत आगे तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, वो प्लानिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। हम लोग बात करते हैं इस टाइम मैनेजमेंट के रेफरेंस में और इस टाइमिंग के रेफरेंस में कि आपको एक चीज ध्यान से, और एक बात मैंने बात की कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो आप उस पर्टिकुलर टीचर से जहां भी आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हो या पढ़ रहे हो, आप उसको ये बात उन सभी टीचरों से जरूर डिस्कस करिएगा, सर इनके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हम आपको या आप हमें बता दीजिए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो, जिनमें क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज कम से कम। और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनको तो उस पर्टिकुलर मंथ में टच ही नहीं करना चाहिए। आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करना है जो मोर इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, जो इलॉबरेटेड या अप्लाइड क्वेश्चन हैं, उनको आपको टच करना है। मैं बायो टीचर हूं, तो मैं आपको इनिशियली और फाइनली बायो के बारे में ही ज्यादा फोकस करूंगा, बायो के बारे में ही बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम लोग बायो की बात करें, तो जैसे कि मैं एवरी डे एवरी टाइम आपको जब गाइड करता हूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ बायो में सबसे पहले फोकस करना है वो पर्टिकुलर टॉपिक जो मेमोरी बेस्ड, जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, उनको एवरी डे क्या करना है, उनको एवरी डे 15 मिनट से आधे घंटे उनको मिनिमम देना है। जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक है बायो के अंदर, उनको एवरी डे 15 मिनट से आधे घंटे देंगे। और अभी तो आपके पास दिन कितने बचे हैं, 29, और इन 29 डेज के अंदर आपको क्या करना है, अपने जो आपके मेमोरी बेस्ड टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करना। और जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक है उनके बारे में आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक है जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, प्लांट क्लासिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, मतलब फैमिली डिस्क्रिप्शन, ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक। अगर इन मेमोरी बेस्ड टॉपिक को आपने एवरी डे 15 to 30 मिनट भी दिया उस पर्टिकुलर तीनों चैप्टर के अलावा, है ना, एक बायो में चैप्टर पढ़ना है एवरी डे, उन चैप्टर के अलावा अगर आपने इन टॉपिक को 50 to 30 मिनट्स दिया, तो डेफिनेटली यू विल क्रॉस द 350 मार्क्स इन बायो and you will get selection, you will get selected for success। आपकी तो रणनीति सक्सेस के लिए करना क्या है, वही चीज जो मैंने आपको बताई, टाइम फिक्स है, डिवाइड करिए कितने चैप्टर आपके पास है, क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है, किस तरीके से हमें टॉपिक को फोकस करना है, रिवाइज कैसे करना है, या तो एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करना है और या नोट से रिवाइज करना है, दैट डिपेंड ऑन यू। दूसरा, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी
तो आप रिवाइज करते समय उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो बोल्ड है उनको अंडरलाइन करेंगे और क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। स्ट्रेटजी जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है रिवीजन की, दैट इज बाय क्वेश्चन बैंक। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक जरूर करना है और एटलीस्ट मिनिमम 200-300 क्वेश्चंस कोशिश करेंगे एवरी डे करने। ओके, साहिल एंड शिवम, अंकित, अनुभव, है ना, और बाकी सब लोग जो नहीं भी अवेलेबल है वो सारे, क्योंकि आप लोगों में मैक्सिमम लोग जो है, मैंने बोला था, फिर भी आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, हमें पता है। पता होने के बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हो तो सोचिए आप कितने ही करेंगे, है ना। चलिए और एक बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो जो दूसरे टॉपिक होते हैं वो जिनको बोलते हैं कंसेप्चुअल। ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स, और ये जो कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं, इन कंसेप्चुअल टॉपिक में जो सबसे पहले टॉपिक है कंसेप्चुअल, उसको हम लोग अगर बात करें तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, और उसे हम लोग बोलते हैं कहना चाहिए बायोटेक, biotechnology. Indirectly you can say the applied genetics, and next another one that is called physiology. ये सारे कंसेप्चुअल टॉपिक, इस पर्टिकुलर कंसेप्चुअल टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे जो कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं जिनमें एक बार कंसेप्ट बन गया वो दोबारा चेंज नहीं होता, वो आपके दिमाग में बैठ जाता, आप उसको सेटिस्फाई हो जाता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटेगा नहीं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया रेस्पिरेशन, आपको पढ़ाया फोटोसिंथेसिस, आपको पढ़ाया ग्रोथ हार्मोन, दीस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर देयर नीड और फॉर एनी डिफरेंट काइंड ऑफ बायो वाली कंपटीशन है जहां पे बायो आती है, वहां ये सारे टॉपिक तो सबसे पहले पूछे जाते हैं। एक और बात, ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक आपको रैंक में, आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा। आपको क्या करेगा, सिलेक्शन में हेल्प करेगा। और सिलेक्शन दिलाएगा कौन, ये कंसेप्चुअल टॉपिक एज वेल एज मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड और ये पर्टिकुलर कंसेप्चुअल टॉपिक क्या करेंगे, आपको सक्सेस में, मेरिट में लेके आएगा। लेकिन अगर आपको रैंक लेके आनी है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम ये जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, इन अप्लाइड क्वेश्चंस को भी फोकस करना होगा। और आपके पास 28 डेज है, डेज फिक्स हो गए तो आपका बर्डन बढ़ेगा। बर्डन इन द सेंस कि आपको रिवीजन करना है, तीनों चैप्टर का रिवीजन करना है, एटलीस्ट मिनिमम 300 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, चाहे वो 150 बायो में हो, 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री में, आपको करना है। क्योंकि यही 28 डेज ऐसे हैं जो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा जो आपने 2 साल मेहनत किया उसको चेंज कर सकते हैं बाय द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग और बात करें आगे, तो ये जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, ये अप्लाइड क्वेश्चन नियर अबाउट 10 to 15% होते हैं। मतलब अगर 180 क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 180 क्वेश्चंस में 10% कहें तो 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक 18 क्वेश्चंस होंगे, उस 18 क्वेश्चन में से हमारे परसेंटेज कितनी, 18 क्वेश्चन, मतलब 180 में 18 है ना, 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, जो नॉर्मल बच्चे से एक एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर के क्वेश्चन हैं। उन ऊपर के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप रैंक में आते हैं। और अगर आप मेमोरी बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को फोकस करते हो, उनको अगर एक तरह से निगलेक्ट भी कर दें तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 85-90%, और एटलीस्ट यू विल गेट सक्सेस। मेरी बात आपको इजीली समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। क्योंकि आपके डेज क्या है, फिक्स है, आपके पास दिन कितने हैं, 29। बस में अब आपको ये बात समझ में आ गई तो सेम चीज आपको केमिस्ट्री में भी अप्लाई करनी है, सेम चीज फिजिक्स में भी अप्लाई करनी है। यहां तक मेरी बात क्लियर है ना। अब बात करते हैं कि जो लास्ट डे होगा, जब हमारा ये लास्ट डे होगा तो क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट मुझे 5 to 10 मिनट्स और चाहिए, बिकॉज अगर मैं इसको एक लेक्चर्स की तरह और उपदेश की तरह आपको मैं अगर टेली करूंगा, ये इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि 1 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन है, तो आप खुद बोर फील करोगे, है ना। आप बोर हो जाओगे, आप मेरी बातों को प्रॉपरली सीरियसली नहीं सुनोगे। तो अगर आपको इन चीज़ों को प्रॉपर सुनने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। आई जस्ट ओनली द मुझे 5 से 10 मिनट और बस। ये जो बेसिकली आपने स्ट्रेटजी यूज की, इस स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद जब आपके पास लास्ट 2 डेज बचते हैं और 1 डे बचता है तो क्या करना चाहिए।
आपने सब कुछ किया, सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, सर लास्ट डे क्या करें, एक दिन 16 तारीख को क्या करें, 17 को तो पेपर ही है ना, और आप लोगों में मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे और लगे रहेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है वो देखिए, डोंट डू, ये नहीं करना, क्या नहीं करना है, नॉट आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट यूज बुक, आपको बुक नहीं यूज करनी, कोई भी टाइप की बुक जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड होगी वो बुक को ना आपको पढ़ना है ना, और ना आपको यूज करना है, ना आपको क्वेश्चन बैंक करना है, ना आपको बुक से कोई रिवाइज करना है। द लास्ट डे अगर हम अभी बात करें तो 16 जुलाई की बात कर रहे हैं, जो 2022 को जो पेपर होने वाला है उस 2022 को द लास्ट डे आपको ये नहीं करना, डोंट डू इट, क्या नहीं करना, सबसे पहले यूज को, कोई भी आपको बुक को यूज नहीं करना है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो नोट्स हो, नथिंग। फिर आप क्या करेंगे, आपको अपने मूड को बैलेंस करना है, आप अपने मूड को फ्रेश रखना है विदाउट एनी टेंशन, है ना, आपको अपने मूड को क्या रखना है, बैलेंस रखना है, फ्रेश रखना है, और किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई होगी तो टेंशन, और आपको कोई ऐसा नया काम नहीं करना है जो आपने अभी पिछले कुछ सालों में नहीं किया है। लाइक चलो आज हम लोग स्विमिंग कर लेते, बहुत दिन हो गए, 2 साल से हम पढ़ रहे थे, स्विमिंग नहीं की, या लाओ हमारे यहाँ बंदूक है, लाओ आज उसकी सफाई कर देते, लाओ आज हम साइकिल से बाहर घुमाते, नहीं, आपको उस दिन कोई नया काम नहीं करना है ना, ना कुछ आपको नया एक्सपेरिमेंट करना है, चाहे मीटिंग में हो चाहे वो कहीं भी, इस बात समझ, तो आपको क्या करना है, नो एनी न्यू एक्सपेरिमेंट, नो एनी एक्सपेरिमेंट द लास्ट डे, आपको ये नहीं करना है, ना क्वेश्चन बैंक करना है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं, आपको मूड बैलेंस करना है, फ्रेश रखना है, उस फ्रेश रखने के लिए 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आप शांति के साथ कुछ चीजें मेंटली पीस के लिए आप कहीं बाहर जाकर के, छत पे जाकर के, गार्डन में जाकर के, कहीं भी जाकर के पीसफुली आप मेंटली फ्री होकर बैठेंगे बस। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, सॉन्ग्स, मूवी नहीं देख सकते, मूवी नहीं देखनी है, वेब सीरीज नहीं देखनी है, मैंने बोला आपकी नो एनी एक्सपेरिमेंट, आपको कुछ करना नहीं है, गाने केवल सुन सकते हैं, सिंग ए सॉन्ग, मूवी देखने के लिए नहीं बोला मैंने, आपको केवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मूड को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि आपके पास जस्ट ओनली 24 आवर्स हैं, अगर आप कोई टेंशन लोगे, किसी से लड़ाई कर लोगे, किसी को बोल दोगे उल्टा सीधा, या आपको किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो आपको क्या होगा, टेंशन। अब कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कोई मूवी नहीं देखनी, कोई मूवी में लड़ाई भी हो सकती है, मूवी में पॉलिटिक्स भी हो सकती है, मूवी में कुछ और भी हो सकता है, वो आपके ब्रेन को क्या करेगा, और मोटिवेट ना करके डीमोटिवेट कर देगा, तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी। लास्ट डे आपको, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट डे का ईटिंग, आपको ईटिंग, खाने में क्या चाहिए, आपको खाना क्या चाहिए, अगर हम बात करें इन 29 डेज की, इन 29 डेज की अगर बात करें तो भी आपको क्या करना है, 12 घंटे से 14 घंटे अगर आपको देना है तीनों चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए, तो आपको 29 डेज में अपनी डाइट में, अपनी डाइट में ये सारी चीजें इंक्लूड कर लेनी चाहिए और कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देनी चाहिए। इंक्लूड क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रूट्स को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद अपने जूस को इंक्लूड कर सकते हैं, मिल्क को इंक्लूड कर सकते हैं, पल्स, अगर आप दाल नहीं खाते हो इन 29 डेज में दाल जरूर खाइएगा, कंपलसरी है आपको एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग में दाल खाना, है ना, दाल, स्प्राउट्स, ओट्स, ये सारी चीजें आपको इस 29 डेज में अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ना, लेकिन
नॉट एक्सेस। सब में कोई भी चीज एक्सेस नहीं करनी। मैंगो ले आया, मान बड़ा 1 किलो मैंगो आप मॉर्निंग में खा गए, सब ने कहा था कि फ्रूट्स खाने चाहिए। अरे मैंने कहा था फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन इतना खाना है कि आपको एक्टिव रखे, इतना नहीं खाना है खाने का सो जाए। मेरी बात समझ रहे ना, ये आपकी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए। ये तो बात हुई उस पर्टिकुलर 29 डेज की जो आपको अपने। और एक बात कि नाइट में, जो आप नाइट में डिनर करते हो, ये जो आप नाइट में डिनर करते हो, ये बहुत लाइट होना चाहिए। इतना लाइट कि आपको नॉर्मली आलस ना आए, आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपका ब्रेन शार्प हो, और आप नॉर्मली अपने ब्रेन को रेस्ट कंडीशन में रखें, बैलेंस रखना और फ्रेश। ओके, एक लास्ट बात, आप जिस दिन टेस्ट देने जाओगे ऑन 17 जुलाई, इस 17 जुलाई को जब आप टेस्ट देने जाओगे तो अर्ली मॉर्निंग आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या अपने एल्डर ब्रदर से, जहां भी आप रहते हो, अगर वो पॉसिबल है तो उससे ब्लेसिंग्स लेके जरूर जाइए। उसके पैर छूना, उसका रेस्पेक्ट करना, उससे ब्लेसिंग्स लेना, और अपने ब्लेसिंग के साथ साथ आप उस दिन मॉर्निंग से लेकर के और टेस्ट देने तक कोई भी अनाज, मतलब रोटी, पराठा, पूरी, ये सब कुछ नहीं खाना। मेरी बात समझ गए ना। उस दिन आप अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप एग्जाम देने जाओगे, नियर अबाउट, अगर ये 10 बजे एग्जाम आपका है, तो इस 10 बजे से पहले जो भी टाइम होगा, उस टाइम में आपका जो ब्रेकफास्ट होगा, वो ब्रेकफास्ट बहुत लाइट होगा। अगर ये ब्रेकफास्ट आपका लाइट है, लाइट इन द सेंस आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक, आप ओट्स ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, तो आप उस ओट्स के साथ फ्रूट्स मिक्स करके खा सकते हैं, दूध के साथ ब्रेड्स ले सकते हैं, बट डू नॉट ईट द डायरेक्टली मीट, डायरेक्टली राइस। आप हैवी डाइट लेके नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, ढेर सारे अनाप शनाप जो फूड्स हैं, उनको उस दिन पर्टिकुलर एग्जाम वाले दिन यूज नहीं करना है, जस्ट बिफोर द एग्जाम। इतनी बात आप मेरी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। वैसे तो और भी कई सारी चीजें हैं, मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा ये स्ट्रेटजी है क्या। मैंने आपको बताया था लास्ट डे आपको क्या नहीं करना है ना, आपको क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पे लास्ट डे आपको ये कुछ नहीं करना है। डोंट यूज द बुक्स, बुक नहीं पढ़नी, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं करना, आपको अपने मूड को बैलेंस करके रखना है, फ्रेश रखना है। फ्रेश रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सिंग द सॉन्ग, गाने सुन सकते हैं, गाने गा सकते हैं, बट डू नॉट यूज द वेब सीरीज और मूवीज, उनको नहीं देखना। उसके बाद आप क्यों देख सकते हैं। दूसरी चीज की, इस पर्टिकुलर लास्ट डे जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। लाओ बुलेट चला लेते हैं, लाओ साइकिल चला लेते हैं, कभी चलाई नहीं आज तक साइकिल, फिर भी चलाने चल रही है, चोट लग सकती है। ना, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। द लास्ट डे आपका 29 डेज में, 29 डेज के अंदर आपकी डाइट बड़ी बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी लिक्विड डाइट है, मोस्टली ये डाइट लिक्विड के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाएगी और बहुत आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा। लिक्विड डाइट इन द सेंस, दाल पी लीजिए, आप जूस पी लीजिए, दूध पी लीजिए, मक्खन का जो क्या बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, इसको छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, उसको पी लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी कैसी होनी है, एक्टिव होनी है। और आप जब अनाज खा लोगे, व्हीट खा लोगे, राइस खा लोगे, तो बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, है ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गई होगी कि 17 जुलाई को जो टेस्ट होगा, जो भी आपको कॉम्पिटिशन की डेट की है, जो डेट है, उसको लास्ट डे पे, लास्ट मोमेंट डे में जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो आप अपनी इस ईटिंग हैबिट को चेंज करेंगे। आप अगर पानी लेके भी जाना है, तो उस पानी के अंदर ग्लूकोज डाल के लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉल डाल के लेके जाएंगे, बिकॉज योर बॉडी इज एक्टिव। सबसे बड़ा काम करेंगे उस दिन अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, अपने एल्डर ब्रदर्स के, अब वो पर्टिकुलर बंदा जो आपको सक्सेस में, उस पर्टिकुलर नीट की प्रिपरेशन में, उस कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प की है, उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उसकी ब्लेसिंग्स लेंगे और आप एग्जाम में जाएंगे। इतना काम अगर आप कर ले, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू चैलेंज कि आपकी सक्सेस आपकी रणनीति के अकॉर्डिंग, आपकी टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और अगर ये रणनीति में जो भी आज मैंने चीजें बताई, अगर आप इससे थोड़े से भी डाइवर्ट हुए, तो आप वाकई में अपनी सक्सेस से, अपने ड्रीम से, अपने गोल्स क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। मिलेगा जरूर, बट
इट विल टेक टाइम, है ना। मिलते हैं फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, किसी आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर और किसी टॉपिक और मोटिवेशन के थ्रू आपके साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, ये पर्टिकुलर रणनीति सक्सेस की जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया हो, आपको कहना चाहिए कि अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इसको बताइएगा कि सर ने ऐसा ऐसा बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट राउंड पे कुछ नए टॉपिक। थैंक यू सो मच।